नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके साथ स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो आज का जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग डिसेबिलिटीज़ एंड लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस। आपको पता है कि कोई भी लर्नर है उसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, या तो माइंड से रिलेटेड हो रही, या उसके जो भी कोग्निटिव मोटर स्किल्स हो गए, या उसके पास अफेक्टिव डोमेन हो गई। इन सभी से रिलेटेड कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। एग्ज़ाम में आपके पास डायरेक्ट कोई भी डिसेबिलिटी का आपको नाम दिया होगा एंड पूछा होगा ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वही आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी थ्योरीज़ के ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर किसी के अंदर विजुअल डिसेबिलिटी होगी तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो थोड़ा सा इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। डिसेबिलिटी होती क्या है आपके पास, या तो फिजिकल होगी, मेंटल होगी, कोग्निटिव होगी, या डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी, या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, फिर हमारे पास टर्म आती है कि आखिरकार जो हमारे पास डिसेबिलिटी है वो किस किस टाइप की हो सकती है। तो फर्स्टली हमारे पास डिफरेंटली एबल जो है वो कौन से होते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी में बी डिफाइन एज अ पर्सन limitation on physical function, mobility or stamina. Such person are also called differently able. ओके, डिफरेंटली एबल्ड किसे कहा जाएगा, जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी होगी। ओके, एंड दे मे इम्पार्ट काइंड ऑफ, तो ये किस टाइप की हो सकती है आपके पास, फिजिकल से रिलेटेड, आपके पास विजुअल हो सकती है, आपके पास ऑरल हो सकती है। अब जो आपके पास ऑरल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, रिलेटेड टू लर्निंग। विजुअल रिलेटिंग टू सीइंग, फिजिकल हो सकती है रिलेटेड टू मूवमेंट। फिर आपके पास लैंग्वेज हो सकती है जिसमें आपके पास स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सारी टर्म आएगी। पे अटेंशन हो सकती है, मैथ्स, मोटर एंड इंटेलेक्चुअल जो कि आपके पास ब्रेन से रिलेटेड होती है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ है। अब इनको हम स्टडी करेंगे कि इनके अंडर कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो आपके पास आती है। हमारे पास फर्स्ट है डिसेबिलिटीज़ एंड इम्पेयरमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं विजुअल। अब विजुअल क्या होगी आपके पास, जहाँ पे या तो किसी को कम दिखाई देता है या उसे दिखाई ही नहीं देता है। इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो। सच लर्नर आर बॉर्न विद विजुअल इम्पायरमेंट और बिकम विजुअल इम्पायर्ड लेटर ऑन ड्यू टू इलनेस, मेलन्यूट्रिशन और एन एक्सीडेंट। ओके, यानी विजिबिलिटी किसी भी तरह से जा सकती है। एंड विजिबिलिटी का क्या कारण हो सकता है, या तो वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए, पार्शनली ब्लाइंड होगा। अब क्लासरूम में क्या होगा, आपको पता है कि उसके लिए स्पेशल टाइप की टेक्स्ट बुक जो है ज़रूरी होती है, एंड नॉर्मल टेक्स्ट बुक से वो नहीं पढ़ सकता। ओके, तो इसमें यही है सारा का सारा, बाकी हम इसमें नहीं चलेंगे। एंड किस टाइप की टेक्स्ट बुक जो है उसके लिए यूज़ की जाती है, ब्रेली प्रिंटिंग टेक्स्ट बुक जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें मार्क किए होते हैं। ओके, जिससे वो टच करके फील करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑरली डिसेबल। ये आपके पास किस चीज़ से रिलेटेड थी, अभी हमने ऊपर देखा था किस चीज़ से रिलेटेड थी हमारे पास, ये रिलेटेड टू हेयरिंग, यानी सुनने से। या तो वो कम सुनेगा या तो उसे ज़रा भी सुनाई नहीं देता। सो पार्शली और फुली डेफनेस मे बी फ्रॉम बर्थ एंड काउज लेटर ऑन ड्यू टू इलनेस। ओके, बाकी हम इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बाकी आप खुद देख सकते हैं। एंड जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन होगी वो हम आपको बता देंगे। फिर आपके पास फिजिकल डिसेबिलिटी आती है। फिजिकल डिसेबिलिटी मीन आपकी मोबिलिटी एंड मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ओके, इसमें आपके पास कोई भी, या तो आपको कोई डेफिशिएंसी हो गई है या बर्थ से ही आपको कोई प्रॉब्लम है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी यही है कि आपके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सी टर्म है, इनको आप खुद भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन कौन सी टर्म आ सकती है। जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम हो तो वो कुछ भी हो सकती है आपकी बॉडी में। फिर आती है लैंग्वेज एंड अदर लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा पार्ट आपके पास आते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग हो गया, एंड स्पीच डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड आर स्टैमरिंग, स्टर्निंग, डिफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन,
डिफेक्ट इन स्पीकिंग सेंटेंस करेक्टली एट्सेट्रा। अब जैसे हो सकता है कि किसी की प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो, जैसे हमें कोई वर्ड हम बोलते हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर दीजिए किसी न किसी वर्ड में आपकी जो टंग है वो स्टॉप हो जाएगी, या तो आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की है, या तो आप उसको बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से आप उस वर्ड को प्रनाउंस नहीं कर पाओगे। तो ये आपके पास स्पीकिंग डिसेबिलिटी होती है। आपने देखा होगा कुछ स्टेमिंग करते हैं, जैसे बोलते हुए हकलाते हैं बीच में, तो इसमें सारी की सारी टर्म जो है आपके पास इंट्रोड्यूस होती है। ओके, एंड बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी यही है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए। फोकस ऑन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, यूज़ एक्टिव लिसनिंग, इनकॉर्पोरेट द स्टूडेंट इंटरेस्ट इनटू देयर स्पीच। तो ये बाकी नॉर्मल टर्म्स हैं आपके पास, इनको आप इजीली टर्म में याद रखिए। इतना सा याद रखिए कि आप स्कैफोल्डिंग टेक्निक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसमें इतना ही है आपके पास। एंड बी अवेयर ऑफ द स्टूडेंट फंक्शन लेवल इन ऑडिटरी स्किल, सेमेटिक्स, वर्ड रिकॉल, सिंटैक्स, फोनोलॉजी एंड प्रैग्मेटिक्स एज वेल एज हाउ दे इफेक्ट एकेडमिकल परफॉर्मेंस। एंड उसके बाद हमारे पास हमारे लिसनिंग। अब लिसनिंग में हमारे पास कौन सा डिसऑर्डर आता है, APD। APD क्या है हमारे पास, ऑडिटोरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा APD डिसऑर्डर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो APD यानी ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है आपके पास। या तो आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है, या तो आपको कम सुनाई देता है, या तो आपको ज़रा भी सुनाई नहीं देता। अब ये कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो सकती है साउंड की, या आपके जो कान हैं उनके अंदर जो पर्दे होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, सो रैदर देन एक्सप्लेन एनी आइटम। तो अगर आप सुन नहीं सकते तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आपके पास हो सकती है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बताया हुआ है। रिड्यूस और स्पेस डायरेक्शन एंड गिव क्रूज सच ए रेडी एंड रिवॉर्ड और हेल्प डिसफर कंफ्यूजिंग ओरल एंड रिटर्न डायरेक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीडिंग। अब रीडिंग प्रॉब्लम क्या है आपके पास, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। सच लर्नर हैव ट्रबल विद एक्यूरेसी एंड फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्निशन ड्यू टू वीकनेस इन फोनोलॉजी प्रोसेसिंग इन कॉम्बिनेशन विद फ्लुएंसी एंड कम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम। एंड रीडिंग प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है आपके पास, द टर्म dyslexia is most often applied to this disability। तो रीडिंग को क्या कहा जाता है आपके पास, डिसलेक्सिया। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया होगा कि रीडिंग प्रॉब्लम में, या जो आपके पास कोई भी स्टूडेंट हैव ट्रबल इन साउंड सिंबल या कॉरस्पॉन्डिंग साउंडिंग आउट वर्ड स्पेलिंग, तो कौन सी प्रॉब्लम होगी उसे उसे होगा आपके पास डिसलेक्सिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, तो कौन सी प्रॉब्लम होगी उसे डिसलेक्सिया। एंड इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है लर्नर को, उसमें उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है, डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइज रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, डिले एबिलिटी टू स्पीक, पुअर सेल्फ एक्सप्रेशन, डिफ़िकल्टी लर्निंग या डिफ़िकल्ट लर्निंग न्यू वोकेबलरी, ट्रबल लर्निंग फॉरेनर लैंग्वेज, शोनेस इन लर्निंग साउंड एंड पोइट्री, पुअर स्पेलिंग। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं आपके पास, एंड उनको सॉल्व करने का आपके पास सॉल्यूशन है कि अगर आप उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, यूज़ ऑडियो रिकॉर्ड बुक्स एंड प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ लेक्चर नोट्स एंड डिस्क्रीट रॉन्ग स्पेलिंग इन साइंस और अदर सिमिलर टेस्ट, अलाउ अल्टरनेट फॉर्म बुक्स रिपोर्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास टर्म आती है राइटिंग। अब रीडिंग आपके पास क्या हो गई, डिसलेक्सिया। राइटिंग आपके पास होती है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ओके, क्या होती है आपके पास, द टर्म डिसग्राफिया इज मोस्ट ऑफन अप्लाई टू दिस एबिलिटी। डिसग्राफिया में आपके पास पेन और पेंसिल प्रॉब्लम होगी, लिखने में प्रॉब्लम होगी, सेंटेंस को प्रॉपरली वर्ड करने में। द डिसऑर्डर में काउज अ लर्नर टू बी टेंस एंड अ वॉक व्हेन होल्डिंग अ पेन और अ पेंसिल और इवन ट्विस्ट इट्स बॉडी
Such learner have poor handwriting that they are not able to improve. ओके, सो डिस्ग्राफिया जो है इसमें आपके पास प्रॉब्लम होती है, और डिस्ग्राफिया किस चीज़ से रिलेटेड है? राइटिंग प्रॉब्लम से. And a strong disorder of for writing and drawing, problem with grammar, trouble writing down ideas, acute loss of energy and interest writing. ओके, तो एक टर्म्स हैं कि वहाँ पे कौन सी टर्म हो सकती है? सेइंग वर्ड आउट लाउडली बाय राइटिंग. एंड इसको सॉल्व किस तरह किया जा सकता है? अवॉइड scaffolding them for sloping or careless bird, use oral exam, allow use of tape recorder for lectures, allow the use of note takers. ओके, एंड यही है इसके आपके पास. उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज डिसेबिलिटी आती है. तो लैंग्वेज डिसेबिलिटी किस चीज़ से रिलेटेड है? लैंग्वेज रिलेटेड टू मीन rather than sound. A language disorder refer to an impaired about to understanding and use word in context. And learning may be explained language disorder. Respect language disorder in understanding what order, yeah, what other are or a mixed language disorder. Learning have language related disorder. तो लर्निंग यानी आपको लर्न करने में वहाँ पे प्रॉब्लम होगी. तो लर्निंग लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर कैन बी आइडेंटिफाई. किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि उसको लर्निंग डिसऑर्डर है? तो इम्प्रूव यूज और वर्ड एंड देयर मीनिंग, एंड इनएबल टू एक्सप्रेस आइडिया, रिड्यूस वोकैबुलरी, एंड इनअप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल पैटर्न, इनएबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन. ओके, एंड डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? कि वो वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, उन्हें ठीक ढंग से रेफर नहीं कर पाएगा, दूसरे को समझा नहीं पाएगा. ओके, एंड यूज़ विजुअल टेक्निक टू इंक्रीज लिसनिंग एंड कम्प्रीहेंसिव. उसके बाद हमारे पास आती है अटेंशन. तो अटेंशन में आपके पास कौन सी प्रॉब्लम आती है? ADHD. ADHD मीन अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें यह आपके पास न्यूरो डेवलपमेंट टाइप है, जिसमें हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं. हमारे कोई भी कोग्निटिव प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है. एंड यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, इसमें जानने वाली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है ADHD क्या मीनिंग है? अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एंड ये आपके पास पेइंग अटेंशन से रिलेटेड है. ओके, एंड बाकी यही टर्म है इसमें. फिर आपके पास नेक्स्ट आती है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी. अगर मैथमेटिकल एबिलिटी में किसी को प्रॉब्लम है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया. ओके, डिसकैलकुलिया. डिसकैलकुलिया आपके पास आती है एबिलिटीज रिलेटेड टू मैथ्स एंड लॉजिकल प्रॉब्लम से. मैथ्स यानी लॉजिकल प्रॉब्लम, उसको मैथ्स या फ्रैक्शन नंबर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को करने में प्रॉब्लम होगी. ओके, तो 3 हमारे पास हो गए: डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया एंड डिसकैलकुलिया. ओके, एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि मैथ्स में प्रॉब्लम होगी, लॉजिकल एबिलिटीज़ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसग्राफिया, सॉरी डिसग्राफिया नहीं, डिसप्रेक्सिया. तो डिसप्रेक्सिया टर्म आपके पास मोटर एबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स है. ओके, मोटर एबिलिटी मीन आपके बॉडी में किसी भी फिजिकल पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी डिसप्रेक्सिया को. तो इन टर्म्स को लिख लीजिएगा. डिसप्रेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है आपके पास, एंड डिसप्लेक्सिया क्या है आपके पास. एंड यहाँ पे यही टर्म है सारी की सारी, तो इनके ऊपर ज़्यादा नहीं चलेंगे. एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स सच लर्नर आर आल्सो कॉल्ड मेंटली डिसेबल और मेंटली चैलेंज. इंटेलेक्चुअल मीन मेंटली डिसेबल होगा आपके पास कोई, या मेंटली चैलेंज स्टूडेंट्स होगा. एंड अर्लियर दे वर्क कैप्ड इन रिफॉर्म इंस्टीट्यूट टू मेक देम नॉर्मल. ओके, बाकी इसमें यही इन्होंने बताया है सारा का सारा. एंड फिर आपके पास डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपके पास माइंड से रिलेटेड हो सकती है, जिनका IQ लेवल 50 टू 75 के बीच में होता है, यानी जिन्हें हम पुअर स्टूडेंट भी कहते हैं. एंड लो कह सकते हैं आप, बिलो एवरेज.
and they can become fairly self-sufficient, and in some cows live independently but with the community and sport. Okay, and they are commonly labeled as morons. तो मोरॉन्स किन्हें कहा जाता है? जिनका IQ लेवल आपके पास 50 to 75 के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडरेट। अब मॉडरेट किसे कहा जाता है? जिनका 30 से 35 के बीच में होता है। तो इन टर्म्स को जरूर याद रखिएगा। आपके पास मोनोरोन्स किन्हें कहा जाता है? जिनका आपके पास 55 टू 70 के बीच में होगा। फिर आपके पास मॉडरेट किन्हें कहा जाता है? जिनका 35 टू 55 के बीच में होगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सर्ब। तो सर्ब किन्हें कहा जाता है? जिनका आपके पास 20 से 40 के बीच में होगा। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास आता है प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड किन्हें कहा जाता है? जिनका 20 टू 25 के बीच में आपके पास होगा। ओके, तो इन टर्म्स को याद रखिएगा। एंड यहाँ पे इनको लेवल्ड किया गया है आपके पास। इन्होंने मॉडरेट को कोई लेवल नहीं दिया है, बट इन्होंने सर्वर को लेवल किया है इम्बिसाइल के साथ। ओके, तो सर्वर को या सर्वर्स को इम्बिसाइल के साथ मॉडरेट किया है इन्होंने। एंड प्रोफाउंड को आपके पास इडियट्स के साथ जो है इन्होंने मॉडरेट किया है या इसको इंडिकेट किया है। एंड उसके बाद तो इन टर्म्स को गाइस जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है एड्रेसिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो ये डायग्नोसिस टेस्ट है जहाँ से आप इजली टर्म में पता लगा सकते हैं कि किसको कौन सी प्रॉब्लम है। ओके गाइस, तो इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म थी वो हमने आपको बता दी। जैसे हमने यहाँ पे इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड 4 टाइप देख लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखी। फिर उसके बाद हमने मोटर एबिलिटी देखी जिसमें हमारे पास डिसप्रैक्सिया आपके पास आ गया। फिर आपने इसके ऊपर लॉजिकल मैथमेटिक एबिलिटी देखी जहाँ पे हमारे पास डिसकैल्कुलिया आ गया। ओके, जो कि मैथ से रिलेटेड है। फिर हमने इसके ऊपर देखा हमारे पास पेइंग अटेंशन, जिसमें आपके पास अटेंशन डिफेक्ट या डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हमारे पास आया। उसके बाद लैंग्वेज में हमने देखा, तो लैंग्वेज जो है रिलेटेड टू मीनिंग से थी आपके पास। एंड उसके बाद हमारे पास राइटिंग एबिलिटी थी जहाँ पे डिसग्राफिया वर्ड जो है हमारे पास यूज़ किया गया। एंड उसके बाद हमारे पास थी रीडिंग। तो रीडिंग में यानी जो भी स्पेलिंग्स यानी डिसलेक्सिया हमने यूज़ किया। ओके, एंड आई थिंक यही थे जो कि इम्पॉर्टेंट वर्ड थे आपके पास। तो इनको ज़रूर याद रखिएगा, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs आपके साथ स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।